देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैविक किसानों के लिए सुनहरा अवसर ऑर्गेनिक इंडिया लाया है धरती मित्र पुरस्कार। पूरी जानकारी पाने के लिए और आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब किसानों से गोबर खरीदकर प्राकृतिक पेंट का निर्माण करेगी सरकार, पशुपालकों व किसानों को होगा लाभ। बागवानी की नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दे रही है सरकार। हरियाणा में इस साल स्थापित होंगे कृषि के 64 उत्कृष्टता केंद्र। केरल सरकार ने जंगली सुअरों को मारने की उठाई मांग, केंद्र सरकार ने खारिज किया अनुरोध। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और गोबर का निपटान करने के लिए राज्य में गौधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी करके वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और अन्य उत्पाद सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब राज्य सरकार इससे एक नई पहल को अंजाम देने जा रही है। दरअसल अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के पशुपालक किसानों व गौठानों से गोबर की खरीद करके इससे प्राकृतिक पेंट का निर्माण करने जा रही है। राज्य में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए सरकार ने 21 नवंबर को कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के साथ एक MOU साइन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कहा कि अब गौठानों के गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण भी किया जाएगा, जिसके चलते न सिर्फ गौठानों को हर साल 45 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, बल्कि पशुपालकों और किसानों को भी इससे काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि राज्य में इस काम की शुरुआत फिलहाल 75 गौठाने के साथ की जा रही है, जहां पर कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज यानी कि CMC निर्माण इकाई और पेंट निर्माण इकाई के लिए पहल शुरू कर दी गई है। इन इकाइयों से हर दिन 500 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होगा, जिसके पहले चरण में हर साल तकरीबन 37 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होने की संभावना है। हरियाणा के किसानों को भूमिगत जल की कमी को पूरा करने के लिए बागवानी और कम पानी की खपत वाली फसलों को अपनाने का आग्रह किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत इजराइल परियोजना के तहत बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एक्सीलेंस विलेज पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा कि किसान बागवानी की नई तकनीकों को अपनाएंगे तो उनकी आय बढ़ेगी। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा कृषि के अलावा मछली पालन में इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीकों को अपनाने के लिए सभी देशों का स्वागत कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से हरियाणा के अंदर कृषि के 11 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने बागवानी में आधुनिक रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए भी वर्ष 2021 के अंदर पूरे राज्य के गाँव में 64 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया। तो इस सम्मेलन में देश के 23 राज्यों के लगभग 80 से 100 अधिकारियों को इजरायली विशेषज्ञों ने बागवानी की विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया। सम्मेलन के पहले सत्र के दौरान इजराइल के विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को पौधों की सुरक्षा और नर्सरी प्रबंधन के बारे में जानकारी दी, जबकि दूसरे सत्र में इजराइल के विशेषज्ञों ने उद्यानों और सब्जियों में सिंचाई की तकनीकों के बारे में किसानों को जानकारी दी। इजरायली विशेषज्ञों ने इस सत्र में अधिकारियों को बताया कि अगर किसान सब्जियां उगाने की उन्नत तकनीक और रणनीति को अपनाएंगे तो उनकी उपज में उछाल आएगा और किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। जंगली सुअरों, छुट्टा पशुओं आदि के चलते हर दिन किसान किसी न किसी जगह किसानों की फसलों को नुकसान होने की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बीच जहां केरल में जंगली सुअरों के आतंक से परेशान होकर अभी कुछ वक्त पहले ही केरल की पिनाराई विजयन सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से जंगली सुअरों के हिंसक जानवर घोषित करने की अनुमति मांगी थी, तो वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अभी बीते सोमवार को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस अनुरोध को खारिज करने का फैसला सुनाया है।
दरअसल केरल सरकार की मांग थी कि जंगली सुअरों के आतंक से आए दिन न सिर्फ किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है बल्कि इनके हमले से कई लोग घायल भी हो जाते हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार इन्हें हिंसक जानवर घोषित करके मारने की अनुमति दे दे। लेकिन बीते सोमवार को केंद्र सरकार ने केरल सरकार के इस अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि लोगों द्वारा जानवरों को मारने की अनुमति देने से फायदे कम और नुकसान ज्यादा होंगे। इस पूरे मामले में केरल के वन मंत्री ए.के. शशींद्रन ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आश्वासन दिया है कि मंत्रालय इस स्थिति से निपटने के लिए अन्य तरीकों पर विचार करेगा, लेकिन जानवरों को मारने की अनुमति देना गलत है। आपको बता दें कि इस साल जुलाई महीने में केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के कुछ किसानों को कृषि भूमि क्षेत्र में उत्पाद मचाने वाले जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दे दी थी। लेकिन ये अनुमति कोर्ट को इसलिए देनी पड़ी थी क्योंकि जंगली सुअरों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का कोई खास असर नहीं हुआ था, जिसके बाद ही केरल सरकार ने ये मांग केंद्र सरकार के सामने रखी थी। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। अभी कुछ वक्त पहले ही केंद्र सरकार द्वारा अनाज और चीनी की पैकिंग जूट की बोरियों में करना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए राज्य सरकार ने जूट बारदानों की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर खाद्य विभाग द्वारा 12 नवंबर को जारी प्लान के अनुसार नए जूट बारदानों की समयानुसार आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार की माने तो उन्हें प्लान के अनुसार 2 लाख गठान नए जूट बारदाने जूट कमिश्नर कोलकाता के जरिए खरीदने की मंजूरी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अभी तक केवल 86,000 गठान नए जूट बारदाने मिले हैं, जो प्लान के अनुसार अपेक्षित मात्रा से काफी कम है। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में निचलौल क्षेत्र के गन्ना किसानों का अभी तक साल 2020-21 का मूल्य भुगतान नहीं हो सका है। गन्ना किसान भुगतान की मांग को लेकर कई बार मिल प्रशासन से लेकर सरकार तक अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और तो और हालात ये हो चले हैं कि नए सत्र में भी JHV शुगर मिल गडौरा के चलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में पहले से ही कर्ज तले दबे किसान अब नए सत्र के गन्ने की पेराई को लेकर काफी चिंतित हैं। इतना ही नहीं, नई खेती के लिए पैसा नहीं होने से कुछ किसानों ने तो अपने गन्ने को भाड़ क्षेत्र के अलावा नेपाल के क्रैशर पर बेचना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि एक तरफ गडौरा मिल उनका बकाया भुगतान ही नहीं कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के क्रैशर मालिक गन्ने का मूल्य भारतीय मुद्रा में 300 से 350 रुपए दे रहे हैं। इसी को देखते हुए गन्ने को नेपाली क्रैशर पर भेजा जा रहा है। बिहार में रबी फसलों की खेती की शुरुआत के साथ ही खाद की भारी किल्लत हो गई है। कई जिलों के सरकारी सेंटर पर लोग घंटों लाइन में लगकर खाद लेने को मजबूर हैं। राज्य के सभी जिलों में मांग के मुकाबले सिर्फ 25% ही DAP उपलब्ध है। बाढ़ और बारिश के कारण बिहार के किसान पहले से ही परेशान थे। अब पारंपरिक तरीके से तिलहन और दलहन मक्का आलू की खेती के लिए भूमि तो तैयार हो गई है, लेकिन उर्वरक की कमी सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। हालात ये हो चले हैं कि समस्तीपुर जिला के मुसरी घरारी में बने इफ्को खाद वितरण केंद्र पर पिछले 15 दिन से लगातार किसान दिन रात लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी कमी के कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।